नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी क्लासेस आ रही हैं और आप लोग सभी देख भी रहे हैं। 9 AM पर हमारी क्लास आ जाती है। अभी कुछ स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए नहीं हैं और आज से आपको शाम वाली क्लास भी आपको रेगुलर मिलेगी, कंटिन्यू मिलेगी, तो आप सभी लोग क्लास करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास हमारी नहीं कर रहे हैं वो सभी हमारी क्लासों के साथ जुड़ जाइए। और जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस का पेपर नज़दीक आ चुका है। ज़्यादा समय है नहीं यूपी पुलिस के पेपर में। आप लोग अभी सोच रहे हो कि भाई बहुत समय है हमारे पास यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भूल है। ठीक है, चलिए। अभी तक मैंने जो पिछली क्लासों में मैंने कराया और उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए कंटिन्यू अभी तक हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ा। आज की जो हमारी क्लास है वो है आपके मगध साम्राज्य एवं मगध का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ? मैंने बताया था कि 16 महाजनपद प्राचीन काल में यानी 6ठी शताब्दी बीसी में 600 बीसी में 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे। जिन महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में से जो लास्ट में 4 जनपद बचे उनमें से एक था मगध, कौशल, अवंती एवं वत्स। ये 4 महाजनपद बचते हैं 16 महाजनपदों में से, जिनमें से अंत में केवल अवंती और कौशल ही बचते हैं। ठीक है, मगध एवं अवंती ही बचते हैं। बाकी कौशल और वत्स का विलय कर लिया जाता है और बाद में अंत में जाकर के मगध भी अवंती पर विलय कर लेता है और इस साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और इस प्रकार 16 महाजनपदों को मिला करके एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उस साम्राज्य को हम कहते हैं मगध साम्राज्य। इस मगध साम्राज्य के अंतर्गत कितने शासक आए, कितने वंश आए, इनके लिए हम आपको बताएंगे आज। और इनके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? मगध पर आने वाले प्रमुख राजवंशों को देखने के लिए या प्रमुख शासक और उनसे संबंधित प्रमुख राजवंश जो क्रम से मगध साम्राज्य पर आए, इसके लिए एक ट्रिक है हसीन मासूका। हसीन मासूका ये वो वंश थे जो मगध पर आए थे। है से हो जाएगा हर्यक वंश, से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, मैं से हो जाएगा मौर्य वंश, सू से हो जाएगा सूंग वंश और का से हो जाएगा कंडव वंश। तो इनको आप याद रख सकते हैं। शब्द से एक ट्रिक है मगध साम्राज्य पर आने वाले प्रमुख राजवंशों को याद करने की एक ट्रिक। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है हसीन मासूका। है से हर्यक वंश, से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, माँ से मौर्य वंश, सू से सूंग वंश, का से कंडव वंश। तो ये प्रमुख राजवंशों को याद करने की एक शानदार सी ट्रिक है। आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इनको देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्रमुख मगध पर आने वाले प्रमुख राजवंशों को। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो मगध साम्राज्य, पहले तो इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन था? देखिए मगध साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है, मगध साम्राज्य के संस्थापक की बात करूं तो देखिए मगध साम्राज्य के 2 संस्थापकों का उल्लेख मिलता है। मैं दोनों को ही लिखूंगा। मगध साम्राज्य के प्रारंभिक संस्थापक की बात करें, प्रारंभिक संस्थापक की बात करें, जो सर्वप्रथम संस्थापक माना जाता है उसका नाम है बृहद्रथ। कौन सा? बृहद्रथ। अब ये बृहद्रथ कौन थे? इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता? महाभारत से हमें उल्लेख मिलता है कि मगध का जो पहला शासक हुआ उसका नाम था बृहद्रथ और ये मगध का शासक था। इसी के पुत्र का नाम था
जरासंध। जरासंध इसी के पुत्र का नाम होता है जरासंध, और बृहद्रथ को मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसका उल्लेख हमें महाभारत काल से मिलता है। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक की बात करें कि इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, जिसके ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, वास्तविक संस्थापक वो था बिंबिसार। बिंबिसार मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो उसका नाम बिंबिसार आता है, और बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका प्रमाण हमें ऐतिहासिक मिलता है। इसके कुल शासनकाल की बात करें कि कुल काल कितना था, कुल शासनकाल, कुल मगध पर आने वाले प्रारंभिक 4 राजवंशों का कुल शासनकाल। पहले हम वंश देख लेते हैं, कौन कौन से वंश आए मगध पर प्रारंभिक 4 राजवंश। ठीक है, ठीक है। मगध पर प्रारंभिक, ठीक है, मगध पर प्रारंभिक 4 राजवंश। 4 राजवंशों की बात करें तो एक राजवंश था आपके मगध पर आने वाला जो प्रारंभिक राजवंश था, प्रारंभिक पहला था आपके हर्यक वंश। हर्यक वंश। दूसरा था आपके शिशुनाग वंश। तीसरा था आपके नंद वंश, और चौथा था आपके मौर्य वंश। ये वो वंश थे जो मगध पर प्रारंभिक कंडीशन में आए, प्रारंभिक अवस्था मगध पर इनकी रही, और इनकी समाप्ति के बाद, यानी अगर हम कहें मौर्य वंश अंतिम वंश था मगध पर, इसकी समाप्ति के बाद मौर्य वंश पूरी तरीके से विखंडित हो गया, और मौर्य वंश की समाप्ति के बाद भारत में छोटे छोटे अनेक साम्राज्यों का उत्कर्ष हुआ और अनेक छोटे छोटे राजा आए। ठीक है। कुल काल की बात करें कि इसका कुल समय, कुल काल कितना था, कुल समय, देखिए कुल समय की बात करें, कुल काल, ठीक है, तो वो था 544 बीसी से 184 बीसी। जहाँ 544 बीसी में इसका संस्थापक, प्रारंभिक शासक की बात करें तो वो था बिंबिसार, और 184 ईसा पूर्व में इसका अंतिम शासक वो था आपके बृहद्रथ। आप समझ सकते हैं कि बृहद्रथ की बात करें तो इसको मगध साम्राज्य का ये वो संस्थापक नहीं था जिसे मगध साम्राज्य के महाभारत काल में संस्थापक माना जाता है। नहीं, ये मौर्य वंश से संबंधित थे बृहद्रथ। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं एक एक राजवंश को, हम देखते हैं कौन कौन से राजवंश थे और कब कब आए। ठीक है, चलिए पहला राजवंश था इसमें हर्यक वंश। कुल कालक्रम की बात करें तो 544 बीसी से 412 बीसी, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। इन पर आने वाले प्रमुख शासकों की बात करें तो देखिए पहला था बिंबिसार। हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार। दूसरा था अजातशत्रु, इसी के बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु, और तीसरा जो आता है वह है उदयन या उदयभद्र। इसके बाद इसके 3 पुत्र आते हैं। उदयन या उदयभद्र के 3 पुत्र आते हैं क्रम से, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। फिर अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक।
ये क्रम से शासक आते हैं। अगर मैं बिंबिसार के शासनकाल की बात करूं कि बिंबिसार का शासनकाल कितना था, तो बिंबिसार का जो शासनकाल था वो था 544 बीसी से 492 बीसी। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व, 460 ईसा पूर्व। उदयन की बात करें तो 460 ईसा पूर्व से, ठीक है, 444 ईसा पूर्व, और बाकी 444 ईसा पूर्व से कितने से 444 बीसी से 412 बीसी तक इन तीनों का शासनकाल रहा। बारी बारी से ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही क्रम से आगे चल करके फिर हर्यक वंश पे आगे और हर्यक वंश की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया, और इनके उत्तराधिकारी यानी उदयन के उत्तराधिकारी जितने भी हुए अनिरुद्ध, मुंदक, नागदशक, इन्होंने ही मिल करके अंत में जा कर के 444 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासनकाल किया, राजा रहे, ठीक है। और ये एक अयोग्य शासक थे। मगध पर आने वाले प्रारंभिक राजवंश में से जो उदयन के उत्तराधिकारी थे ये अयोग्य शासक रहे, और इनकी अयोग्यता का फ़ायदा उठा करके मगध पर जो अगला राजवंश आया उसको हम जानते हैं शिशुनाग वंश के नाम से। किसके नाम से? शिशुनाग। तो अगला वंश तो कौन सा आता है? वो आता है अगला वंश शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की मैं बात करूं तो देखिए इसमें कितने शासक आए। पहले इसका कुल कालक्रम देख लेते हैं। कालक्रम, तो कालक्रम की बात करें, शिशुनाग वंश का जो कालक्रम था वो कालक्रम कितना रहा? 412 बीसी से 344 बीसी, यहाँ तक रहा, ठीक है। कितना? 344 बीसी तक। अब इनमें से कितने शासक आए, कौन कौन से शासक आए? तो देखिए, पहला शासक इसमें होता है जो इस वंश का संस्थापक माना जाता है, उसी का नाम था शिशुनाग, और शिशुनाग इस वंश का पहला शासक था, इसी के नाम पर रखा गया था शिशुनाग वंश। दूसरा जो शासक था इसमें उसका नाम था कालाशोक, कालाशोक या काकवर्ण, काकवर्ण, कालाशोक या काकवर्ण इसका इस शासक का नाम होता है। कालाशोक की बात करें तो इसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शिशुनाग की बात करें तो इसका जो कालक्रम था शिशुनाग का वो 412 बीसी से लेकर के 394 बीसी, ये इसका कालक्रम था। इतने वर्ष तक इसने शासन किया। कालाशोक या काकवर्ण की बात करें तो 394 बीसी से 366 बीसी तक शासन काल किया था किसने? कालाशोक या काकवर्ण ने। तो शिशुनाग वंश के दो ही शासकों का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है और दो ही शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि इसी वंश का जो अंतिम शासक था, कालाशोक का जो उत्तराधिकारी था, उसका नाम था महानंदिन। महानंदिन के बारे में उल्लेख मिलता है कि जो महानंदिन था, महानंदिन ऐसा माना जाता है कि महानंदिन जो थे, महानंदिन ये शिशुनाग वंश से संबंधित बताए जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महानंदिन नहीं, बल्कि महानंदिन शिशुनाग वंश से नहीं बल्कि नंद वंश से संबंधित थे, और इन्होंने नंद वंश की स्थापना करी और प्रारंभिक नंद वंश के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। लेकिन अगर देखें, ऐतिहासिक मत के अनुसार देखें तो नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक और जिसको नंद वंश का संस्थापक भी माना जाता है, उसका नाम था महापद्म नंद। तो आइए नंद वंश के बारे में जानते हैं। नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। नंद वंश की बात करें तो इनका जो कालक्रम था, पूरा कालक्रम, ठीक है, शासनकाल,
वो था 344 से 323 BC। 344 BC से लेकर के 323 BC नंद वंश का शासक रहा। संस्थापक की बात करें तो इस वंश का जो संस्थापक था, ठीक है, महानंदिन को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। किसको? महानंदिन। तो प्रारंभिक संस्थापक महानंदिन, वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो है महापद्म नंद। और इसके बाद जो अगला शासक आया उसका नाम था घनानंद। महापद्म नंद की बात करें तो देखिए इसका जो शासनकाल बताया जाता है महापद्म नंद का, वो 344 BC से लेकर के 334 BC और 334 BC से लेकर के 323 BC तक इसका शासनकाल रहता है। इसका नंद वंशों में अंतिम शासक घनानंद का। घनानंद के नाम का उल्लेख हमें इस तरीके से मिलता है कि ऐसा माना जाता है कि महापद्म नंद के 8 बेटे थे और 8वें बेटे का जो नाम था, वो 8वां बेटा जो हुआ था और वो था घनानंद। ऐसा मानते हैं कि इसके नाम को लेकर के कि इसका नाम कैसे पड़ा, तो 2 का घन 8 होता है और ये 8वें नंबर का था, तो 2 का घन 8 होता है, इसलिए 2 का घन 8 होने के कारण इसका नाम घनानंद पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इस वंश पर आने वाले इस साम्राज्य पर आने वाले अंतिम राजवंश की। इसका नाम था मगध पर आने वाले अंतिम राजवंश की उसका नाम था मौर्य वंश। कौन सा था? मौर्य वंश। मौर्य वंश की एक बार हम बात कर लेते हैं और मौर्य वंश के शासनकाल की हम बात करें कि देखिए इसका शासनकाल कितना था। मौर्य वंश के शासनकाल की बात करें तो इसका जो शासनकाल था वो था 322 BC से 184 BC। इस वंश का कुल शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक रहा मौर्य वंश का। इसमें कौन कौन से क्रम से शासक आए, एक एक शासक को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली शासक अशोक होते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य वो प्रारंभिक शासक होते हैं जिसने मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना करी। दूसरे थे बिंदुसार। एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है, तो दोनों में डिफरेंस समझना। बिंदुसार की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बिंबिसार मगध साम्राज्य के पहले संस्थापक थे। तीसरे की बात करें तो इसमें आप जान सकते हैं अशोक महान, सम्राट अशोक महान। चौथे कुणाल, चौथे कुणाल। पांचवें की बात करें तो संप्रति। छठे दशरथ। सातवें शालीसुख। और आठवें की बात करें तो आठवें जो थे, आठवें और अंतिम माने जाते हैं बृहद्रथ। देखिए इनके बीच में भी और भी शासक आए थे, ऐसा नहीं था कि यही शासक थे। इनके बीच में और भी 1-2 शासक और हैं। 8 शासक नहीं बल्कि 8 से ज़्यादा शासक हुए हैं। मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश सबसे सर्वाधिक विस्तृत और सर्वाधिक शक्तिशाली मौर्य वंश था। ऐसा माना जाता है कि इसमें कई शक्तिशाली शासक आए, लेकिन अंत में अशोक की मृत्यु के बाद कुछ
अयोग्य उत्तराधिकारियों के आने के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होता चला गया और मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे आते आते जब अंत में बृहद्रथ बचे तो उस समय मौर्य साम्राज्य बहुत छोटा सीमित आकार हो गया था इसका, और अंत में बृहद्रथ की हत्या करके इसके एक अमात्य शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। चलिए इनका हम शासनकाल देख लेते हैं कि शासनकाल किसका कितना था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो 322 ईसा पूर्व, कितना 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व, 292 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। बिंदुसार की बात करें तो 298 से 298 बीसी से लेकर के, ठीक है, 273 बीसी, 273 बीसी से लेकर के 232 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, और यहीं तक ही हमें प्रमाणिकता मिलती है। बाकी के ऐसा माना जाता है कि बाकी के शासक के क्रम से आते चले गए और अंत में केवल बृहद्रथ ही बचा था और मौर्य वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और अंत में मगध साम्राज्य पर जो अगला नया वंश आता है उसी वंश को हम जानते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग के वंश के साथ साथ कंडव वंश, ठीक है, फिर सातकर्णी वंश, चटु सातकर्णी वंश, इक्ष्वाकु वंश, वाकाटक वंश, ये क्रम से कुछ वंश आए। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं हम एक एक चीज़ को और एक एक वंश को हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक वंश के बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे हर्यक वंश। ठीक है, मैं उसको हटा देता हूँ वहाँ से बीच से। ठीक है, हर्यक वंश। तो सबसे पहले देखेंगे हम हर्यक वंश। हर्यक वंश में इसके बारे में मैंने बता दिया था, हर्यक वंश, और संस्थापक मैंने बताया था, संस्थापक कौन था, हर्यक वंश। हर्यक वंश का कुल शासनकाल पीछे आप लिख चुके हो तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है अब। चलिए हर्यक वंश सबसे पहले शासक की बात करते हैं तो पहला शासक, प्रथम शासक, ठीक है, संस्थापक बिंबिसार, संस्थापक बिंबिसार। संस्थापक बिंबिसार आप इमेज में इधर देख सकते हैं, बिंबिसार, इनका नाम है बिंबिसार, और ये इमेज देख सकते हैं आप बिंबिसार की। ठीक है, ये नीचे अलग इमेज है, ये भी बिंबिसार की है और ये बिंबिसार की है, इसके साम्राज्य की वो है फोटो यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार मगध का वास्तविक संस्थापक, इन्हें, ठीक है, इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैवाहिक संबंधों के द्वारा, वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक संबंध द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने 3 राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। कितने राज्यों के साथ? 3 के साथ। 3 राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। पहला राज्य था मद्र देश। कौन सा था? मद्र देश। एक मद्र देश थे, ठीक है, मद्र देश, और इसे मद्र देश कहते हैं, मद्र देश, और इसे पंजाब कहा जाता था तत्कालीन, आज के जब समय में इसे पंजाब कहते हैं, तत्कालीन समय में इसे मद्र देश कहा जाता था। और यहाँ की एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था, मद्र देश की राजकुमारी, इसका नाम था क्षेमा। ठीक है, क्षेमा। मद्र देश की राजकुमारी का नाम था क्षेमा। क्षेमा, मद्र देश की राजकुमारी का नाम था क्षेमा। क्षेमा के साथ इसने विवाह किया, तो मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो वो था लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी
चेलना के साथ विवाह। किसके साथ? चेलना। तो लिच्छवीगढ़ की राजकुमारी थी चेलना। कौन थी? चेलना। चेलना के साथ विवाह हुआ, चेलना। और वहीं तीसरे की बात करें तो तीसरा जो साम्राज्य था उसका नाम था कौशल। और कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह। किसके साथ? महाकौशला। महाकौशला के साथ इसने विवाह किया और वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का इसने विस्तार किया था। किसने? बिंबिसार ने। ठीक है। और महाकौशला के साथ जब इसने विवाह किया तो उस समय दहेज में इसको काशी मिला। और उस समय काशी सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि काशी से प्रतिवर्ष लगभग लाखों रुपए की आय प्राप्त होती थी। तो वो ये नहीं चाहता था कि काशी मेरे हाथ से निकले। काशी राजस्व की स्थिति से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था तत्कालीन समय में। और काशी सबसे महत्वपूर्ण था। और इसीलिए आप देखेंगे आगे चल कर के जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है तो उस समय बिंबिसार की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु और कौशल नरेश प्रसेनजीत के मध्य युद्ध होता है। वो काशी को लेकर के ही युद्ध होता है क्योंकि बिंबिसार की मृत्यु के बाद प्रसेनजीत काशी पर अपना अधिकार कर लेता है। अजातशत्रु चाहता है कि काशी फिर मेरे अधिकार में आ जाए। बार बार दोनों के मध्य युद्ध होता है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। अंतोगत्वा ये होता है कि प्रसेनजीत को अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। ठीक है, आगे देखिए। इसे पुराणों में श्रोणिक भी कहा जाता है। बिंबिसार का उपनाम क्या है? उपनाम इसे श्रोणिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रोणिक। इसे श्रोणिक भी कहा जाता है, याद रखना। बिंबिसार को श्रोणिक भी कहा जाता है। इसने अंग के शासक, ठीक है, अंग के शासक को पराजित कर, उसका नाम था ब्रह्मदत्त। ठीक है, अंग के शासक ब्रह्मदत्त थोड़ा वैसा लिखा जाता है। ठीक है, ब्रह्मदत्त को पराजित किया। इसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया और मगध में अंग को मिला लिया। ठीक है, इसके साथ बिंबिसार और अजातशत्रु के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, अजातशत्रु ने बिंबिसार और चंडप्रघोत, पहले बिंबिसार, इसके बाद बिंबिसार और चंडप्रघोत के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, बिंबिसार व चंडप्रघोत के मध्य युद्ध। इस युद्ध में बिंबिसार विजयी होता है, चंडप्रघोत हार जाता है। लेकिन बाद में दोनों के मध्य मित्रता हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि जब चंडप्रघोत को पीलिया हुआ, क्या हुआ? पीलिया हुआ। एक बार इसको पीलिया हो गया था और इसके पीलिया के इलाज करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसको भेजा? जीवक को, जो महात्मा बुद्ध का भी इलाज करता है, जीवक, उसी को भेजा था इसने। ठीक है, चलिए। ठीक है, आगे बात करें। बिंबिसार ने एक नए नगर का निर्माण कराया। ठीक है, एक नगर का निर्माण किया। ठीक है, एक राजगृह नामक नगर का निर्माण किया। राजगृह नामक नगर का निर्माण किया और ऐसा मानते हैं कि इसने अपनी राजधानी गिरिव्रज से स्थानांतरित कर दी थी राजगृह को। राजगृह का अर्थ होता है राजाओं का घर। ठीक है, राजगृह का अर्थ होता है राजाओं का घर। ठीक है, बिंबिसार जैन तथा बौद्ध दोनों ही धर्म को अनुयायी था। दोनों ही धर्मों को ये मानता था, दोनों ही धर्मों से संबंधित ये बातें किया करता था, दोनों ही धर्मों को ये संरक्षण देता था। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही रुकेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार सभी के लिए, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत। और क्लास करना ना भूलें। ठीक है, चलिए।